तो मैं अगले 5-7 मिनट आपको लंग्स के बारे में थोड़ा सा शिक्षा दूंगा। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना जितना ज़रूरी है एक नॉर्मल लोग के लिए, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम सब नॉर्मल है, वरना वो कोई ना कोई मेरे पास दिखाने ज़रूर आता। ठीक है, तो ये सब टिप्स है कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे रखें। ठीक है, तो हेल्दी रखने के 3 पहलू होते हैं। पहली चीज़ कि हम अपने आप को हानि से बचाए, दैट इज़ प्रिवेंशन। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कैसे लंग्स को हेल्दी ही रखा जाए। सेकेंड स्टेप होता है कि जैसे ही थोड़ी सी भी दिक्कत आए उसको अर्ली कैसे आइडेंटिफाई करें ताकि डैमेज परमानेंट ना हो। और तीसरा पहलू होता है कि ट्रीटमेंट तो सब लेते हैं, लेकिन सही ट्रीटमेंट लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। प्रिवेंशन, कैसे आप सिम्टम्स को जल्दी पकड़े, और कैसे आप सही ट्रीटमेंट को समझे। तो प्रिवेंशन, तो लंग्स किस किस चीज़ से डैमेज होता है हम सभी को पता है। मेजर चीज़ होता है स्मोक। तो सबको लगता है कि सिर्फ सिगरेट पीने से ही स्मोक एक्सपोजर होता है, बट मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया में आज की तारीख पे सिगरेट से ज़्यादा बाकी चीज़ों की वजह से सीओपीडी वाली बीमारी हो रही है। मतलब लंग्स सिकुड़ रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो सिगरेट से ज़्यादा बाकी चीज़ों की वजह से हमें पेशेंट्स आते हैं। ये बाकी चीज़ें क्या हो सकती है? अलग तरीके से धुआं का एक्सपोजर, जैसे बहुत ज़्यादा अगरबत्ती, बहुत ज़्यादा हवन करना, कोई आपके घर में सिगरेट पी रहा है या आपके ऑफिस में सिगरेट पी रहा है जहाँ पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जो लोग रूरल एरिया से आते हैं, ट्राइबल एरियाज में, वहाँ पर कोयले पे, लकड़ी पे खाना बनाना, जिसको हम बायोमास बोलते हैं, उस चीज़ से धुआं का एक्सपोजर, ये सब चीज़ से भी बहुत ज़्यादा लंग प्रॉब्लम्स और लंग कैंसर होता है। तो सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं, ये बाकी धुएं वाली चीज़ों से भी हमें दूर रहना है। साथ में कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो धुआं होता है, जो लोग ऐसे धूल मिट्टी वाले एरिया में काम करते हैं जहाँ पर रोड बन रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो इंजीनियर्स है, वर्कर्स है, उन सबको भी वो जो धूल का एक्सपोजर है उससे भी लंग्स वाली बीमारी होती है। तो ये सिर्फ स्मोकिंग रिलेटेड नहीं है। तो इन सभी चीज़ों से अपने को बचना है। जब अपने ऐसे शहर में है जहाँ पर AQI बहुत ज़्यादा हाई है, दिल्ली और दिल्ली जैसे शहर, तो जितना हो सके मास्क पहन के बाहर जाना है। इंडिया में एयर पोल्यूशन की वजह से लगभग 25% बीमारियां हो रही हैं अभी, अगर हम लंग्स को लिया जाए तो 50% स्मोकिंग की वजह से और 25% एयर पोल्यूशन की वजह से है। अब पोल्यूशन हम खुद तो रोक नहीं सकते, बट उससे अपने आप को बचा जरूर सकते हैं। तो ऑलरेडी डॉक्टर किशन ने थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में बात किया है, मैं आपको लंग स्पेसिफिक वैक्सीन के बारे में बात करूं तो हर साल ना जाने कितने लोग निमोनिया की वजह से मर जाते हैं। निमोनिया मोस्टली उन लोगों को होता है जिनका एज ज़्यादा हो, या फिर जिनको पहले से कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो चुकी हो, जैसे डायबिटीज़ हो गया, किडनी की प्रॉब्लम, लंग की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम। ऐसे लोग में एक सिंपल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा सिवियर हो सकता है। बट अच्छी बात यह है कि हमारे पास ऐसे वैक्सीन है जो इस इन्फेक्शन को ऐसे खतरनाक रूप लेने से पहले रोक सकते हैं। सभी ने कोविड के टाइम पे वैक्सीन लिया। अब इंडिया में कोविड के सिर्फ 2 वेव आए थे, तीसरा वेव नहीं आया था। इसका कारण सिर्फ एक ही था कि सेकेंड वेव के बाद पैन इंडिया वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ। हम सब ने अपने 1-1, 2-2 डोजेस कोविड के वैक्सीन लिए, और इसलिए इंडिया में तीसरा वेव नहीं आया। इंडिया में तीसरे वेव में लोगों की मृत्यु नहीं हुई। उसी प्रकार 2 कॉमन वैक्सीन जो लंग्स के लिए काम आता है, एक होता है फ्लू वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा। अभी पिछले 2 महीने में, आप अगस्त का मास अगर जुलाई का महीना लेते तो कलकत्ता के सारे हॉस्पिटल फुल थे। सब पेशेंट्स एक ही डायग्नोसिस के साथ एडमिट थे, वो था इन्फ्लुएंजा, फ्लू निमोनिया। अगर वो उन सब पेशेंट्स ने वैक्सीन लिया होता तो शायद उनको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसे पेशेंट भी थे जो हॉस्पिटल में आए, उन्होंने वैक्सीन लिया था, अच्छी बात ये थी कि वो वार्ड में थे, ICU में भर्ती, उनको नहीं होना पड़ा। तो वैक्सीन के 2 फायदे होते हैं। एक फायदा होता है कि आपको इन्फेक्शन ही ना हो, और दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो वो एक खतरनाक रूप नहीं लेगा। वैक्सीन इससे भी ज्यादा जरूरी क्यों है? खाली आपके लिए नहीं, आपके साथ वालों के लिए। अगर एक घर में एक कोई बूढ़े बाबा है जिनका लंग्स कमजोर है, और उनके साथ बाकी लोग हैं जो भी उनके साथ रहते हैं, अगर बाकी लोग को इन्फेक्शन हुआ तो वो तो इन्फेक्शन को झेल लेंगे, लेकिन उनका इन्फेक्शन उनको भी जाएगा जिनका लंग्स कमजोर है, और वो उसको नहीं झेल पाएंगे। तो ये वैक्सीन सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं, आपके सराउंडिंग में जो लोग आपके साथ रहते हैं, ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे पोलियो में हम बोलते हैं, अगर 70% बच्चों को हम पोलियो का वैक्सीन दें तो 100% बच्चे पोलियो से फ्री हो जाते हैं। इसलिए इंडिया पोलियो को हटा पाया। सिमिलरली फ्लू वैक्सीन भी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप घर में सबको देंगे तो ही वो काम करेगी, 1-2 लोग से नहीं होगा। ठीक है, तो फ्लू वैक्सीन जो होता है, जो भी लोग का एज 65 से ऊपर है, या जो भी लोग को पहले से कोई बीमारी हो, शुगर की बीमारी, किडनी की बीमारी, लंग की बीमारी, उनको वैक्सीन लेना है।
इसके साथ दूसरा वैक्सीन होता है निमोनिया का वैक्सीन, जिसको न्यूमोकोकल वैक्सीन बोलते हैं। ये 2 वैक्सीन हर इंसान को जो 65 से ऊपर हो या उससे बिलो एज वाले लोग, अगर जिनको कोई लंग्स की दिक्कत हो, किडनी की दिक्कत हो, हार्ट की दिक्कत हो, उनको ये वैक्सीन लेनी है। और तीसरी चीज है रेगुलर चेकअप। रेगुलर चेकअप माने का ये नहीं कि आप सीटी स्कैन करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, आपको हल्का सा भी कुछ सिम्टम, कुछ डाउट हो रहा है तो आप अपने फिजिशियन से मिल रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि ये कुछ गंभीर बीमारी तो नहीं हो सकती है। सेकेंड चीज है, अगर कोई भी सिम्टम आए तो कैसे समझे कि वो जरूरी है या नहीं है। बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके लंग्स ऑलमोस्ट परमानेंटली डैमेज हो चुके होते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम उनको ठीक करने के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं दे पाते हैं। कारण ये होता है कि वो खांस रहे हैं, 5 साल से खांस रहे हैं, ऐसा ही लगा कि छोटी मोटी खांसी है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। पता चला हमने सीटी स्कैन किया कि पूरा लंग सिकुड़ चुका है, सीओपीडी हो गया है, लंग्स फाइब्रोसिस हो गया है। तो कोई भी खांसी जो 2 हफ्ते से ज्यादा चल रही है वो नॉर्मल खांसी नहीं है। कोई भी इन्फेक्शन के बाद खांसी थोड़ी टाइम के लिए रहती है, लेकिन वो 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाती है। अगर 2-3 हफ्ते से ज्यादा आपको लगातार खांसी रह रही है तो वो एक बीमारी का संकेत हो सकता है और आपको अपने फिजिशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट, किसी से एक सलाह लेने की जरूरत है। सेकेंड चीज है सांस फूलना। होता क्या है कि जब किसी पेशेंट का सांस फूलना शुरू होता है तो वो दिखाने तो नहीं आता, वो क्या करता है, अपने एक्टिविटीज को कम कर देता है। पहले वो 2 फ्लोर चढ़ पाता था, अब वो 1 फ्लोर चढ़ रहा है तो वो दूसरी फ्लोर पे जा रहा ही नहीं है। फिर वो घर से बाहर ही निकल रहे हैं, वो बेड पे ही बैठे हैं और बोल रहे हैं मेरा सांस नहीं फूल रहा, क्योंकि उन्होंने अपने एक्टिविटीज को कम कर लिया। तो सांस फूलना बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। आप जो चीज पहले कर पाते थे और अब आप वो चीज नहीं कर पा रहे तो मतलब आपका सांस फूल रहा है। कोई इंसान पहले 10 किलोमीटर दौड़ सकता था और अब वो 5 किलोमीटर दौड़ रहा है तो उसका भी सांस फूल रहा है। कोई इंसान पहले ही 2 किलोमीटर दौड़ता था और अब भी 2 है तो वो नॉर्मल है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि पहले आप क्या कर पाते थे और अब आप क्या कर पा रहे हैं। अगर वो कम हो रहा है और आपको दिक्कत हो रही है तो वो सांस फूलना एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, आपको डॉक्टर को दिखाना है। थर्ड चीज, अगर कभी भी मुंह से ब्लीडिंग हो बलगम के साथ, तो एक बार भी अगर बलगम के साथ खून आया है तो एक डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि खून आना एक नॉर्मल सिम्टम बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बुखार जो 2 हफ्ते से ज्यादा चल रहा हो, वापस उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको डॉक्टर को दिखाना है। और लास्ट चीज, स्लीप एपनिया। तो एक ये बीमारी होती है जिसमें रात को जब मरीज सोते हैं तो उनको बहुत स्नोरिंग होती है, बहुत खराटे आते हैं, उनकी रात की नींद अच्छी नहीं होती, सुबह जब वो उठते तो फ्रेश फील नहीं करते, दिन में उनको नींद लगी रहती है। तो ये बीमारी का नाम स्लीप एपनिया होता है। होता क्या है कि इसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, बट जैसे आप लोगों को बीपी शुगर के बारे में पता है कि बीपी शुगर से आगे जाकर हार्ट पे इफेक्ट आएगा, ब्रेन पे इफेक्ट आएगा, सिमिलरली अगर स्लीप एपनिया वाली बीमारी किसी पेशेंट को है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी नींद खराब हो रही है, आगे जाके उसके हार्ट और उसका ब्रेन भी खराब हो सकता है, जिस तरह से ब्लड प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये बीमारी भी उतनी ही गंभीर है। और लास्ट चीज, प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो देखिए, क्वैक्स इनके पास नहीं जाना है, आप डॉक्टर के पास जाइए, अगर स्पेशलिस्ट नहीं तो जनरल फिजिशियन के पास जाइए और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो आपकी बीमारी का है उसको लीजिए। एक स्पेशल चीज जो मैं अभी डिस्कस करूंगा वो है अस्थमा और सीओपीडी से रिलेटेड इनहेलर्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं इसके बारे में। अगर मैं अभी किसी से भी पूछूंगा कि आपके घुटने में या जोड़ों में दर्द है और आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, पहले या तो आप वॉलिनी जेल लगाए या तो आप सीधा डोलो या एसिक्लोफिनाक कुछ टैबलेट खा ले, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 70 to 80% लोग बोलेंगे कि सर पहले हम स्प्रे लगा के ट्राई करेंगे, ठीक हो गया तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं ठीक हुआ तो हम टैबलेट खाएंगे। तो जब आप ये चीज पैर के दर्द के लिए करते हैं, ये चीज आप आंखों की दिक्कत के लिए करते हैं, तो लंग्स के लिए पता नहीं क्यों लोगों का सोच उल्टा हो जाता है। लंग्स का जो इनहेलर है वो एक तरह से लोकल ट्रीटमेंट है जो सिर्फ लंग्स तक जाता है, ब्लड में नहीं जा रहा। तो जो चीज ब्लड में नहीं जा रही उसकी साइड इफेक्ट उस गोली के मुकाबले जो गोली सीधा ब्लड में जा रही है कम होगी या ज्यादा होगी, 100% कम होने वाली है। तो वो डॉक्टर जो आपको इनहेलर दे रहा है और इनहेलर लेने पे मजबूर कर रहा है वो ही सही इंसान है, उसने ही सही पढ़ाई की और आपको सही सलाह दे रहा है। जो आपको ये बोल रहा है कि नहीं आप इनहेलर छोड़ दीजिए, ये गोली लीजिए, वो गलत एडवाइस है। जो भी इनहेलर में दवाई होती है वो सारी दवाई गोली के फॉर्म में भी है, तो कोई भी आपको वो गोली दे सकता है बट वो साइड इफेक्ट करेगी। तो इनहेलर्स लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज, बहुत बार डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपको इनहेलर रेगुलरली लेना है, लेकिन आप जैसे ही ठीक होते हैं उसको छोड़ देते हैं।
तो इसमें आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो ये इनहेलर्स होते हैं इनका दो काम होता है। पहला काम है कि आपके सिम्टम को ये ठीक करेंगे, मतलब अगर आपका खांसी है, सांस फूल रहा है, ये उसको ठीक कर देंगे। उनका उससे ज़्यादा ज़रूरी काम जो है वो ये है कि वो आपके लंग्स को हेल्दी रखेंगे। जैसे आप बीपी का गोली खाते हैं कि आगे जाके हार्ट पे प्रॉब्लम नहीं आए, ब्रेन स्ट्रोक नहीं हो, सिर्फ आप वो बीपी का वैल्यू को कम करने के लिए गोली नहीं खा रहे। सिमिलरली रेगुलर इनहेलर जब हम किसी पेशेंट को देते हैं, हर पेशेंट को नहीं देते, जिसको देते हैं हमारा पर्पस होता है कि आगे जाके उनका जो लंग्स है, उसका जो कैपेसिटी है वो मेंटेन रहे, वो गिरे ना। ये उस इनहेलर का उससे ज़्यादा ज़रूरी यूज़ है। तो सिर्फ सिम्टम ठीक होते इनहेलर बंद कर देंगे, ये एक गलत अप्रोच है। इनहेलर से कोई एडिक्शन, कोई मेजर साइड इफेक्ट, कोई आदत ऐसी चीज़ नहीं है। और अगर आदत है भी तो वो एक बीपी की गोली जैसी है जो आपके लिए ज़रूरी है। अच्छी आदत बनानी चाहिए, बुरी आदत छोड़नी चाहिए। तो इनहेलर अगर आपके शरीर को ज़रूरत है उसकी तो आपको लेना है, जैसे आप बीपी की गोली, थायराइड की गोली रोज़ खाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर किशन ने बोला, अपनी बीमारी को समझिए प्लीज़। तो बिल्कुल, तो इनहेलर का मतलब ये होता है कि कुछ दवाई है जो हम लंग्स तक पहुंचाना चाहते हैं। उस दवाई को देने के बहुत सारे हमारे पास तरीके होते हैं। एक तरीका होता है दबाने वाला इनहेलर, एक होता है खींचने वाला इनहेलर, एक होता है नेबुलाइजर। आजकल दबाने वाले इनहेलर में भी बहुत सारे के, एक गाड़ी की तरह है, कोई ऑटोमेटिक गाड़ी है, कोई मैनुअल गाड़ी है। तो अब हम पेशेंट के हिसाब से, जैसे मेरा जो प्रैक्टिस है, मैं ये सारे इनहेलर्स को अपने ओपीडी में रखता हूँ। मैं अपने हर पेशेंट को ये सब कुछ ट्राई करता हूँ। दवाई सारी सेम काम करेगी अगर आप उसको ठीक से लेंगे। तो कुछ पेशेंट एक तरह का इनहेलर बेटर ले पाते हैं, कुछ दूसरी तरह का। तो पेशेंट के हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है कि इसको हम क्या देंगे। इसको हम कैप्सूल वाला इनहेलर देंगे, हम इसको पफ वाला इनहेलर देंगे, या हमें लगे कि नहीं ये तो दोनों ही नहीं टाइम है, इसको हम नेबुलाइजर देंगे। तो वो पेशेंट के हिसाब से, दवा तीनों में सेम है, पेशेंट के हिसाब से डिसाइड होता है कि किसको क्या बेटर काम करेगा। अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, तो देखिए स्नोरिंग प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्नोरिंग प्रॉब्लम का पहला लक्षण हो सकता है। स्नोरिंग इसलिए होता है क्योंकि हमारे गले का जो रास्ता है जिससे सांस अंदर बाहर जाती है, वो रास्ता नैरो हो रहा है। नैरो होने की वजह से जब भी सांस अंदर बाहर होगी आवाज आएगी। अगर ये रास्ता इतना नॉर्मल है, अब नैरो हो गया तो स्नोरिंग होगा। जब ये पूरा बंद हो जाएगा तो स्नोरिंग के साथ आपकी सांस रात को रुक रही है, आपको पता नहीं चला बट वो रुक रही है। और रुकने की वजह से आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो आपका बॉडी एक तरह से स्ट्रेस में आ गया है और आप हल्का सा जग रहे हैं, पूरा नहीं बट ब्रेन आपका जग रहा है और आपकी नींद डिस्टर्ब चल रही है। इस वजह से दिन में आपको नींद आ रही है। तो स्नोरिंग के साथ अगर ये बाकी सिम्टम्स है कि रात की नींद प्रॉपर नहीं है, दिन में नींद है, दिन में थकान है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर है कि ये स्नोरिंग अब स्नोरिंग नहीं है, ये स्लीप एपनिया की तरफ जा रहा है और हमें इसको टेस्ट करके फिर इसको ट्रीट करना पड़ेगा। हेलो, मैं 5 साल से इनहेलर ले रही थी, अभी मैं एकदम ठीक हूँ, 4 साल से नहीं ले रही हूँ, तो मेरे को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो इस पे हम बाकी चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ कि आपका ठीक और मेरा ठीक डिफरेंस हो सकता है। अगर आप पहले कैसे आप घर में ही खाली घूम रहे हैं, आप बाहर कुछ एक्सर्शन एक्टिविटी, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे और आप ठीक फील कर रहे हैं, आज मैं आपको बोलूँ कि नहीं आप ट्रेडमिल पे चलिए, तो हो सकता है कि आपको उससे सांस फूलने लग जाए, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपके एज के लिए जो एक इंसान को करना चाहिए, अगर आप वो सब कुछ कर रहे हैं, फिर हम इनहेलर को कुछ टाइम के लिए बंद करके देखेंगे कि आप कैसे हैं। प्लस हम ये देखेंगे कि आपके लंग्स अब किस पोजीशन पे है। पता चला आपका लंग्स 50% पे काम कर रहा है, ऐसे में हम रिस्क नहीं लेंगे कि इनहेलर बंद करके ट्राई करते ही क्या होगा। अब आप बहुत ही प्रेशियस है हमारे लिए, आपका लंग्स बहुत ही प्रेशियस है। कोई इंसान है जो यंग बच्चा है, ठीक है, उसका लंग्स बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल नॉर्मल है, वो मेरे पास आया खांसी लेकर, सांस फूलना लेकर, मैंने उसको इनहेलर दिया, 3 महीने बाद बोले डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पेशेंट में हाँ मैं बंद करके ट्राई करके देखूंगा क्या होता है। अगर पेशेंट बंद करने के बाद बिल्कुल ठीक है, मैं बंद करके रखूंगा। अब एक 70 ईयर ओल्ड के मेरे पास बाबा या आंटी आई जो बोल रही है कि डॉक्टर साहब मेरे को दमा का प्रॉब्लम है, उनका लंग्स अभी 50-60% काम कर रहा है, उनमें मैं ये खतरा नहीं लूंगा क्योंकि एक अटैक उनकी जिंदगी को खत्म कर सकता है, एक अटैक उनको हॉस्पिटल लेके जा सकता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट हमें डिसाइड करना होता है, पेशेंट को देखकर, उनके बारे में समझकर, उनके लंग फंक्शन को देखकर, उनके एक्सरे को देखकर कि क्या इस पेशेंट में बंद करने से हमें कुछ फायदा है। जब कोई दवाई आपको कोई नुकसान नहीं दे रही, आपके लंग्स को ठीक रख रही है, तो फिर हम उसे कंटिन्यू करना प्रेफर करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए अभी? मैं तो पहले से भी ज़्यादा एक्टिव हूँ, जब से घर चेंज किया तब से मेरे को इनहेलर लेने का जरूरत तो फिर उस केस में हम आपका एक लंग फंक्शन का टेस्ट करेंगे। अगर आपका लंग फंक्शन ठीक है
जो आपके एज के हिसाब से होगा, तो फिर हम बंद करके आपको 3 महीना टाइम देंगे। आप 3 महीने बाद हमें वापस मिलिएगा। अगर आप बताते हैं कि 3 महीना बंद करने के बाद भी आपको कोई सिम्टम वापस नहीं आए, तो फिर आप उसको बंद करके रख सकते हैं। दमा जो होता है उसका क्योर डॉक्टर के पास नहीं होता, उसका क्योर भगवान के पास, आपके वातावरण के पास, आपके ऊपर होता है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, वेट लॉस करेंगे, पोल्यूशन से बचेंगे, धुएं से बचेंगे, तो वो दमा अपने आप कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा। वो डॉक्टर की किसी भी दवाई से खत्म नहीं होता। तो हो सकता है कि आपके केस में जैसे आपने बताया कि घर चेंज हुआ आपका, तो वो प्रॉब्लम शायद जो आपको दमा से हो रही थी वो आपके उस घर में कुछ कीटाणु, कुछ डस्ट की वजह से बढ़ रही थी। तो अब अगर वो प्रॉब्लम खत्म हो गई तो हो सकता है कि आपको इनहेलर की जरूरत ना हो। एक नॉर्मल आदमी का लंग्स ठीक है कि नहीं है, इज देयर एनी वे टू नो? सो बेसिकली अगर आपको कोई देर आर वेज, तो हम लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं। जैसे नीचे एक हो रहा है, आप लोग कर सकते हैं। आपको जोर से फूंक मारने बोलते हैं एक मशीन में, और इससे आपके लंग्स का हम कैपेसिटी देखते हैं। तो ये हमें बता, अगर वो टेस्ट नॉर्मल है मतलब आपके लंग्स नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप सब जाए और हॉस्पिटल में टेस्ट कराएं, दैट आई वुड नॉट से। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, सिम्टम का मतलब आप सारे काम आराम से जो आप 1 साल पहले कर पाते थे या 2 साल पहले कर सकते, आप अभी भी वो कर पा रहे हैं, उसको मैं मानूंगा कि सिम्टम नहीं है, तो फिर आपको ये टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको खांसी रहती है या आपको सांस फूलता है तो आपको डेफिनेटली टेस्ट कराना है। जब भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं तो आप डेफिनेटली एक लंग फंक्शन टेस्ट भी आजकल बहुत सारे हेल्थ पैकेज में इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, जिसको स्पाइरोमेट्री बोलते हैं, पीएफटी बोलते हैं, वो आप करा सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरा है, जैसे आजकल यूथ में बहुत वो हुक्का का कंसेप्ट है, किसका? हुक्का, तो बहुत सारे मिथ्स है उसके बारे में, तो मतलब कंपेयर टू स्मोकिंग, लाइक हाउ हार्मफुल इज इट? इट और इज मोर हार्मफुल देन स्मोकिंग। उसमें बस टोबैको, अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा हुक्का ले रहे हैं। लाइक गांव देहात में लोग टोबैको वाला हुक्का लेते हैं, इन पार्लर्स वो टोबैको नहीं है बट स्मोक एक्सपोजर उसमें है। एंड अगर आप सिगरेट से कंपेयर करेंगे तो हुक्का में दिस अमाउंट ऑफ एक्सपोजर वो सिगरेट से कहीं गुना ज़्यादा है, सो इट इज़ डेफिनेटली हार्मफुल। वेपिंग, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन। वेपिंग, सो 2 चीज़ें हैं इसमें। वेपिंग इज़ हार्मफुल, नो डाउट अबाउट इट। वेपिंग से स्मोकिंग के जैसा प्रॉब्लम्स भी होता है, और एक अलग प्रॉब्लम भी होती है जिसको हम लोग ई वाली बोलते हैं, कि आपके लंग्स अक्यूटली डैमेज हो सकते हैं। जैसे निमोनिया बहुत सिवियर होता है, वैसी ई वाली एक इंजरी होती है वेपिंग की वजह से, जिसमें आपके लंग्स अचानक से तुरंत खराब हो सकते हैं। प्लस वेपिंग इज मोर एडिक्टिव देन स्मोकिंग, बिकॉज आपको जो सोशल इनहिबिशन होता है विद स्मोकिंग, कि आपका बैड स्मेल आ रहा है, आपको खरीदना पड़ रहा है, पैकेट खत्म हो जा रही है, वेपिंग में वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो लोग वर्क प्लेस में वेप कर रहे हैं, सो इट्स एडिक्शन पोटेंशियल इज मच मोर देन स्मोकिंग। सो वेपिंग अगर आप पूछेंगे कि करना है नहीं करना है, डेफिनेटली नहीं करना है। अगर दूसरा सिनेरियो ये है कि एक पेशेंट है जो रोज 20-30 सिगरेट फूक रहे हैं और वो किसी भी वजह से उसको छोड़ नहीं पा रहे, तो हाँ, अगर वो उनको फिर हम ट्रांजिशन कर सकते हैं टू वेपिंग, कि वो सिगरेट छोड़े, वेपिंग पे आए। बट हमारा लॉन्ग टर्म गोल यही होगा कि उनको वेपिंग भी बंद करनी है। तो एज अ स्मोकिंग सेसेशन स्ट्रैटेजी वेपिंग को यूज किया जा सकता है, बट इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि हम उनको बोलते हैं कि आप वेपिंग में स्विच कीजिए, पता चला कि वो वेप भी कर रहे हैं और सिगरेट भी पी रहे हैं, तो फिर डबल प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पर। तो ये चीज़ एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए इंडिया में आइडली तो एक क्वेश्चन आना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया में वेपिंग बैंड है, बट ऑब्वियसली हर जगह मिलता है, तो वेपिंग नहीं करना है। थैंक यू डॉक्टर आयुष। हम लोग